उसने हाथ आगे बढ़ाया और मेरा घूंघट उठाया। मैंने शर्मा कर एक नज़र उसको देखना चाहा, लेकिन जैसे ही मैंने उसे देखा मुझे हैरत का झटका लगा और मेरी निगाहें उस पर सहम गई थी। वजह यह नहीं थी कि वह बहुत खूबसूरत था, बल्कि वजह यह थी कि वह करीब करीब मेरे पापा की उम्र का बूढ़ा आदमी था, जिसकी दाढ़ी और बाल सफ़ेद थे। आज हमारा शादी हुआ और यकीनन तुम खुश भी होगी। उस बूढ़े वकील की भारी आवाज़ सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा पति है। कहाँ मैं 25 साल की और कहाँ वह 55 साल का आदमी। मेरा दिल किया मैं ज़ोर से चीख मारूं। यह मेरे साथ क्या हो गया? इतना बड़ा धोखा, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं अपने पापा से सवाल करना चाहती थी, उन्होंने मेरे साथ कैसा मजाक किया था। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि मुझे अपने पापा से बात करनी है। मेरा फ़ोन भी घर पर ही रह गया है। वकील अब गुस्से में मेरी तरफ देखने लगा। वह कहने लगा, देखो रीना, अब तुम मेरी पत्नी हो। अब तुम वैसा ही करोगी जैसा मैं तुम्हें करने को कहूँगा। तुम अपने घर वालों से ना ही कभी मिलोगी और ना ही कभी उनसे बात करोगी। या समझो तुम्हारा रास्ता और तुम्हारे घर वालों से हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। वह गुस्से से बात करके चुप हो गया, जबकि मैं बेसहारा होकर रोने लगी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ यह सब क्या हुआ है, क्योंकि मेरे साथ यह जुल्म मेरे बाप ने किया था। मेरा दिल कर रहा था मैं अभी यहाँ से भाग जाऊँ और अपने घर जाकर पापा से सवाल करूँ। मुझे रोता देखकर वह कमरे से बाहर चला गया। मैं दुआएं कर रही थी कि वह बूढ़ा वकील कमरे में आए भी ना। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस बूढ़े वकील को मैंने कभी देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था। मैंने गुस्से में अपनी ज्वेलरी उतारी और ज़मीन पर फेंक दिया। रोते हुए मैंने अपना शादी का मंगलसूत्र और कुछ कपड़े उतारा और इधर उधर फेंक दिया। मैंने सोच लिया था कि यहाँ से भाग जाऊँगी और कल अपने घर वापस चली जाऊँगी। मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना है। अगला दिन आया तो मैं देर तक सोती रही। ना जाने कैसे इतनी गहरी नींद आ गई। शायद सदमे की वजह से मुझे बहुत नींद आ गई होगी। मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरा पति मुझे बाजू से पकड़कर कमरे में ले गया। जब उसने यह देखा कि कमरे में जगह जगह ज्वेलरी बिखरी पड़ी है और मेरे कपड़े भी तितर बितर होकर बिखरे हुए हैं, उसने बेरहमी से मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और बालों से पकड़कर कहने लगा, कमरे की सफाई करो। मैं उससे डर गई थी। उसने मुझसे पूरे कमरे की सफाई करवाई और फिर पूरे घर की सफाई करवाई। मैं थक गई थी और रोती जा रही थी। जब मैं भी रोज़ तेज आवाज़ में रोती तो वह मेरे मुंह पर थप्पड़ मार देता। मुझे मजबूरन चुप होना पड़ता था। मैं दिल में उसे बस दुआएं दे रही थी। घर के बाहर चारों तरफ गार्ड खड़े थे, जो हर वक्त आने जाने वालों को नज़र रखते थे। मेरा बूढ़ा पति हर वक्त घर पर रहता था। वह अब रिटायर्ड हो गया था। वह ज़बरदस्ती मुझसे काम करवाता और खाना बनवाता तथा एक हफ्ता यूं ही बीत गया। अब मैं बहुत परेशान हो गई थी और उसके जुल्म से बीमार हो गई थी। मैं किचन में खाना बना रही थी। बूढ़ा किचन में आ गया। जब भी मुझ पर जुल्म करता तो मेरी तस्वीर खींच लेता और कहता, तुम्हारे माँ बाप को भिजवा दूंगा। तुम्हारा हाल देखकर फिर उन्हें पता चलेगा किसकी बेटी है। बेटी के साथ कैसे किया जाता है। मुझे उसकी बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। बस मैं रोती रहती थी। इस तरह 2 महीना बीत गया और मैं इस बात पर भी अफसोस कर रही थी कि मेरा हाल जानने के बावजूद मेरे घरवाले क्यों नहीं मुझे इस जालिम इंसान से बचाने आ रहे हैं। एक बात तो अच्छी थी, वह बूढ़ा आदमी मेरे करीब नहीं आया था। उसने कभी मुझे छुआ तक नहीं था। बस मुझे मारने के लिए ही वह हाथ उठाता था। 6 महीने ऐसे ही बीत गए। अब तो मुझे मार की आदत सी हो गई थी। मेरे कोई काम में गलती हो जाती तो मुझे मारने लगता। मैं बस रोती रहती थी।
ना ही उस घर से भागकर अपना घर जा सकती थी और ना ही अपने घर वालों से कुछ बात कर सकती थी। पता नहीं वह किस हाल में थे। 1 महीना बीत गया, मगर इस महीने से मैं पहले से कुछ ठीक था। बूढ़ा वकील अब मुझे मारना पीटना छोड़ दिया था। मैं उसके बदलते हुए रवैये पर गौर कर रही थी। ऐसा कैसे हो गया था, मुझे समझ नहीं आया। मैं यही सब सोच रही थी जब कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो मैं डर गई थी। मुझे लगा वो मारने आया होगा। मुझे डरता देखकर वह मुस्कुराया और फिर कहने लगा, डरो मत, मैं तुम्हें अब कभी नहीं मारूंगा। बस थोड़े दिन इंतज़ार करो, फिर मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा और तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि वह फिर सच में कुछ दिन बाद उसने मुझे डिवोर्स दे दी और साथ में पैसों से भरा हुआ एक सूटकेस भी दे दिया। उसमें काफ़ी पैसे थे। मैंने अपना सामान पैक करने लगी। उसने मुझसे पूछा, तुम कहाँ जाओगी? मैंने कहा, अपने माँ बाप के घर जाऊंगी। यह सुनकर वह कहने लगा, तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी बहन शादी के 2 महीने बाद कहीं बाहर जा चुके हैं। इस बात को सुनकर मैं तो बिल्कुल दंग रह गई। मुझे लगा वह झूठ बोल रहा है। मैं उसकी किसी बात का यकीन किए बिना घर से निकल गई। जब मैं अपने घर पहुंची तो मैंने देखा वह घर बिक चुका था। अब वहां पर कोई और रहता था। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरे पास मम्मी पापा से बात करने का कोई भी रास्ता नहीं था। मैं हैरान थी, वह तीनों किस तरह बाहर जा सकते थे। मैं बहुत रोई थी। अचानक मेरी नज़र उस बूढ़ा वकील पर पड़ी। वो मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था और मुझे देखकर कहने लगा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। उस बात को सुनकर मैं उस पर गुस्सा करने लगी। मैंने उससे कहा कि आपकी वजह से ऐसा हुआ है। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आपकी वजह से मैं बिल्कुल अकेले रह गई हूँ। आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अब अगर आपने मेरी ज़िंदगी में कोई भी दखलंदाजी करने की कोशिश की तो मैं अपने जान ले लूँगी। लोग मेरी तरफ देख रहे थे और बूढ़ा वकील शर्म से वहाँ से चला गया। मैं रोती बिलखती सड़क पर घूमने लगी। मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। मैं अपनी दोस्त किरण के घर आ गई। मैंने अपनी दोस्त से सारी बात बताई। उसका भाई विशाल एक घर में रहते थे। उनके माँ बाप की मृत्यु हो गई थी। मैंने उनसे बातचीत की। मैंने अपने पूरा बर्बादी का किस्सा सुनाया तो उसने मुझे अपने घर में रख लिया था। 1 महीना में सोच में डूबी रही। मुझे अपने घर वालों की बहुत याद आ रही थी। मैंने उनसे मिलना चाहती थी। पता नहीं उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए थे। जो समय बीतता गया, फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मुझे अपनी सहेली किरण का भाई विशाल मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। ना जाने क्यों मैं उसके लिए अलग जज्बात दिल में रखने लगी थी। आज मेरी सालगिरह थी। किरण मेरी सालगिरह मनाकर मेरे चेहरे पर खुशी लाना चाहती थी। उसने धूमधाम से मेरी सालगिरह मनाई और उसी दिन अपनी आप ख्वाहिश बताएं कि वह मेरी शादी अपने भाई से कराना चाहती है। यह खबर सुनकर तो मैं वाकई हैरान थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। उसके भाई विशाल की भी यही ख्वाहिश थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ठीक होने वाला है। मैंने किरण को हाँ कर दी थी। मैंने उससे कहा, मुझे तुम्हारी बात पर कोई एतराज़ नहीं है। खैर, मेरी इज्जत पूरी होने वाली थी। शादी की तैयारियां शुरू हुई। आज रात में खुशी के मारे सो भी नहीं पा रही थी। अचानक मुझे अपने वकील पति का ख्याल आया। मैं एक झटके से उठ बैठी। मुझे याद आ गया मैंने वकील को कहाँ देखा था। उसे मैंने कुछ महीने पहले कचहरी में देखा था, जब मैं मम्मी पापा के साथ पापा के किसी काम के लिए कचहरी गई थी। मुझे तो जानकारी नहीं होती है। रात हुई, ना जाने मेरे साथ यह सब क्या हो रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ दिन इसी तरह बीत गए थे और मेरी शादी हो गई। शादी की रात कमरे में मेरा दूसरा पति
विशाल आया। मुझे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी और वह भी मुझसे मोहब्बत करता था। मैंने उसका हाथ थाम लिया और उससे कहा, विशाल, हमेशा तुम मेरे साथ रहना। तुम्हारे और किरण के सिवा मेरा कोई भी इस दुनिया में नहीं है। मेरी आंखों में बातें करते हुए आंसू आ गए। विशाल ने मेरे आंसू साफ किए और कहने लगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं बहुत खुश हो गई थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गया। अब तो विशाल ने जॉब पर जाना शुरू कर दिया था। मैं अपने कमरे में बैठी थी। जब विशाल मेरे कमरे में आया, वह कहने लगा, रीना, तुमसे कोई औरत मिलने आई है। मैं तो बिल्कुल सोच में पड़ गई और फिर मैं ड्राइंग रूम में गई तो देखा मेरी नंद आई थी। मैं हैरान हुई, उसे कैसे पता चला मैं यहाँ रहती हूँ। फिर हमें तन्हा छोड़कर किरण किचन में चाय बनाने चली गई। मैंने गुस्से में अपनी नंद से कहा, आप यहाँ क्यों आई हैं? मुझे आपसे नहीं मिलना है, आप चली जाओ। मैंने नफ़रत से बोला था, क्योंकि मुझे वकील और उसके भाई बहन से नफ़रत हो चुकी थी। मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, रीना, भाई वकील की मृत्यु हो गई है। उन्होंने तुम्हारे लिए यह छोड़ी है। तुम्हें भगवान का वास्ता कल आ जाना। और मेरे आगे हाथ जोड़कर रोते हुए बोल कर चली गई और फूट फूट कर रो रही थी। मैं तो हैरान रह गई थी। दिल में मुझे उसके मरने की खुशी भी हुई थी। मुझे तो आज तक यह नहीं पता चल पाया था कि वह बूढ़े ने मुझसे शादी क्यों की थी। मेरे नंद कहने लगी, तुम कल आओगी तो तुम्हें सब राज का पता चल जाएगा। यह कहकर चली गई, जबकि मुझे परेशानी में डालकर चली गई। सोचा कि मैं कल घर चली जाऊंगी और देखूंगी वह बूढ़ा मेरे लिए क्या वसीयत छोड़कर गया है। कल जब मैं उसके घर गई तो मुझे मेरी नंद उसकी कब्र पर ले गई, लेकिन यह देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्यों उसकी कब्र पर मेरे बाप की तख्ती लगी हुई थी। मैंने नंद से पूछने के लिए नज़र उठाई तो बूढ़ा वकील मेरे सामने आ गया था। हाथ जोड़कर कहने लगा, यह कब्र तुम्हारे बाप की है, वह मर चुका है। फिर वकील मुझसे कहने लगा, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें झूठ बोलकर इसलिए बुलाया क्योंकि अगर सच बताता तो तुम ना आती है। सच तो यह है कि मैं तुम्हारे बाप की पहली पत्नी का भाई हूँ। तुम्हारे बाप ने 2 शादियाँ की थी और उसे जान से मार डाला। तब से मैंने इरादा कर लिया था कि मैं तुम्हारे बाप से ज़रूर बदला लूँगा, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए वह कहीं गायब हो गया और यहाँ दिल्ली में आकर बस गया। मुझे उसकी कोई खबर नहीं थी। मैं एक वकील था। कई साल बाद उसने मेरे पास कचहरी में आया और वहीं पर मेरी मुलाकात उससे हुई। तो मैं तुम्हारे बाप को पहचान गया था, मगर वह मुझसे पहचान नहीं सका। इसलिए मैंने प्लान बनाया कि मैं उसकी बेटी से शादी करूंगा और उसकी बेटी को वैसे ही करूंगा जैसे उसने मेरी बहन के साथ किया था। तुम्हारा बाप लालची आदमी था। जिस तरह उसने लालच में मेरी बहन से शादी की थी, उसी तरह उसे लालच देकर मैंने तुमसे शादी की। मैं तुम्हें दिन रात मारता था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और पैसों में खुश था। एक दिन तुम्हारे बाप ने खुद ही सच उगल दिया कि तुम उसकी सगी बेटी नहीं हो, बल्कि उसके एक मरे हुए दोस्त की बेटी हो। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत तुम्हारे साथ कर चुका हूँ, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा और उस झूठे मक्कार आदमी को मौत के घाट उतार दूँगा। मैंने वैसा ही किया। मैंने तुम्हारे पापा को करोड़ों रुपए की चोरी के झूठे इल्ज़ाम में फंसाया और जेल भिजवाया, जहां उसकी मौत हो गई। तुम्हारे माँ बहन भी सच्चाई जानती थी। उन्हें भी उनके लालच की सज़ा मिल गई और वह कहीं छुप गए हैं। वकील अपनी बात खत्म कर चुका था, जबकि मैं अभी तक हैरान थी और मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। उसने मुझसे माफ़ी मांगी थी। मैंने उसे माफ़ कर दिया। मैंने सोचा नहीं था कि घर वाले मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे। जो भी था
उन्हें उनके लालच की सज़ा मिल गई थी और यही उनके लिए काफ़ी था। मैं बस विशाल और किरण के साथ अब खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। अब यही लोग मेरी दुनिया हैं। मैं भगवान को धन्यवाद कर रही थी। मैं गलत नहीं थी, वरना मेरा अंजाम भी ऐसा ही होता जैसे मेरे सौतेले माँ बाप का हुआ था। कुछ महीने बाद मैंने अपनी सौतेली बहन और माँ को ढूंढ लिया था। उनका इस सब में कोई कसूर नहीं था। मैंने बड़ी बहन की शादी कर दी और माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। पूरा कहानी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।